जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके साथ हाजिर हूं। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पार्ट 6 पार्ट 5 तक आपने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों आज 14 जनवरी है, बहुत ही शुभ दिन है और आज ही के दिन मकर रेखा को क्रॉस करने के कारण हमारे देश में, पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये बहुत ही, इसके आधार पर मैं एक वीडियो भूगोल से लेकर के आ रहा हूं जिसमें ये कर्क रेखा मकर रेखा के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पहला सवाल आपके साथ लेता हूं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस आई हैव टेकन इन दिस वीडियो, ओनली वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था। देखिए पहले जो चलचित्र चलता था उसमें आवाज नहीं होती थी, साउंड नहीं थी, लेकिन ये पहला ही चारों में से कौन सा पहला है जिसमें साउंड मिला हम लोगों को? किस्मत नहीं, कंगन नहीं, नूरजहां नहीं, आलम आरा ये है साथियों, जो कि धोनी के साथ सिनेमा आई थी। आज बाहुबली 2 या बाहुबली 1 या तो गदर 1 गदर 2 जो भी सिनेमा देखते हैं उसमें ढीक ढाक ढीक आवाज अच्छी गाने अच्छे तो मनोरंजन भी होता है और बड़ा एंटरटेन होता है। लेकिन कल्पना कीजिए उसमें आवाज ही नहीं थी, कैसा लगता होगा। इसीलिए सबसे पहली शुरुआत जो आलम आरा से हुई, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ध्वनि अर्थात बोलने वाला पहला चलचित्र आलम आरा। चलिए दूसरे सवाल के साथ साथियों बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, इस सवाल में कहा जा रहा है साथियों, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी पर एक सिनेमा बना था, गांधी नामक सिनेमा, उसमें कौन कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई थी? निरूपा रॉय नहीं भाई, दुर्गा खोटे नहीं भाई, कामिनी कौशल नहीं, रोहिणी हट्टंगड़े। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए पौधों, जरा सा ज्यादा ऊपर चला गया है, हाँ देखिए कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। साथियों एक पौधों का तल कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए ये पेड़ है और इसके एक पत्ते पर विचार कीजिए, एक पत्ता है आपका, ये एक पत्ता है साथियों। देखिए इसमें छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं उसे ही अस्टोमाटा बोला जाता है। अस्टोमाटा अर्थात इसको रंध्र बोला जाता है। ठीक है साथियों, मान लीजिए कोई लड़का इस पेड़ के नीचे खड़ा होके आम का फल, मान लीजिए एक आम है, इसमें आम का फल तोड़ रहा है, ठीक है, तोड़ रहा है। चलिए हाथ आगे बढ़ा करके आम का फल तोड़ रहा है। साथियों यहाँ से जो इस श्वास छोड़ रहा है वो क्या है? CO2। चलिए CO2 अर्थात जब भोजन आप बनाते हैं तो आप क्या क्या डालते हैं भोजन बनाने में? चावल डालते हैं और इसमें पानी भी डालते हैं। क्या डालते हैं? H2O भी डालते हैं, पानी डाल दिए और पानी डाल के गर्म करते हैं, डबकना शुरू हो जाता है तो भात बन के तैयार होता है। भोजन हम लोग करते हैं, भात दाल सब्जी, है ना। वही चीज़ यहाँ भी होता है, पौधे भी तो उसी तरह भोजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी हमने डाला, पानी यहाँ देने वाला कौन है? पौधे में आखिर पानी देने वाला कौन है? तो देखिए जाइलम, इसको क्या कहते हैं? जाइलम। जाइलम पतली नलिकाएं होती है जिसकी सहायता से यहाँ क्या पहुँचता है? H2O। कहाँ? पत्ती में H2O पहुँच गया तो पानी तो आ गया, कार्बन यहाँ CO2 में C भी है, चावल भी डला गया। अर्थात अब जो गर्म कर रहे हैं वो कहाँ से आया? इसके पास टेम्परेचर कहाँ से आया? तो सन से टेम्परेचर भी आ गया साथियों, है ना। तो जिस तरह भोजन माँ बनाती है किचन में तो पत्ती ही किचन होती है और यहाँ भी ऊपर से टेम्परेचर भी मिल गया। अर्थात जिस तरह भात यहाँ डबकना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू होता है, उसी तरह यहाँ भी भोजन बनना शुरू हो गया। तो क्या बन के तैयार हुआ? C6H12O6। इसी को ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। साथियों यही हमारे आलू में या आम के फल में यही सब जमा रहता है, इसी चलते हम लोगों को खाने के बाद ऊर्जा मिलती है
और बहुत सारा माने जितनी भी पोषक तत्व हैं वो सारे मिल जाते हैं। इसीलिए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा? पत्ती होगा साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रोसेस को अर्थात पत्ते में स्टोमेटा के माध्यम से, स्टोमेटा से CO2 गया है ना, इधर से सनलाइट आया और इधर से जल गया, और पत्ते में भोजन बनने की इसी प्रोसेस को सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की ये भोजन बनने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण यहाँ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं साथियों, बहुत ही लाजवाब सवाल है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं कौन है? अनुवांशिक के बारे में बताया था कि उसके नियम जो देने वाले हैं उसके जन्मदाता कौन है साथियों? जन्मदाता कौन है? तो चलिए कौन है इसमें, कौन है इसके जन्मदाता? ये चार्ल्स डार्विन नहीं साथियों, रसेल वेलेज नहीं साथियों, लेमार्क नहीं साथियों, ग्रेगर मेंडल इसके जन्मदाता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। समय न गवाते हुए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये किताब देखिए, ठीक है, ये किताब इसमें कह रहा है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही अच्छी किताब थी। जैसी आपकी इच्छा, इसका हिंदी होता है जैसी आपकी इच्छा। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक, अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी? जीवी शॉ नहीं साथियों, T.S. इलियट नहीं, चार्ल्स डिकिंस नहीं, शेक्सपियर साहब ने लिखे थे इसके। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, समय न गवाते हुए साथियों, आगे बढ़ना जरूरी है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई, ये तो आपको बिल्कुल बताना होगा। फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, रूस में भी नहीं, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और यही कारण है कि भारत से कच्चा माल ले जा करके और वहाँ औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग लगा दिए थे, और उद्योग लगाने के बाद यहाँ का कच्चा माल वहाँ बनाते थे हल्का सा रिफाइन वगैरह करके, और तुरंत भारत में ला करके बेचते थे महंगे दामों में। बहुत बड़ा व्यापार सजा के रखा था ये गोरे चमड़ी वालों ने, और हमारे देश का दोहन कर रहा था। उसी में नमक कानून बना दिया था, जिसे तोड़ने के लिए गांधी जी को दांडी यात्रा करके स्वयं नमक बना करके और खाना पड़ा था। इसी चलते पूरे देश में फिर नमक बनने लगा था। इसीलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई साथियों। चलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ कह रहा है 7 नंबर में साथियों, ये भी सवाल बेजोड़ है, बहुत अच्छा है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है साथियों? जानते हैं कि अन्न अर्थात चावल, गेहूं, बाजरा है ना, मक्का, इसे अन्न कहा जाता है। ये सब कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है? जो पूरे देश के लिए अन्न का भंडार है वो कहाँ है? बिहार में नहीं भाई, राजस्थान में नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में नहीं भाई, पंजाब में होता है साथियों। और अन्न का भंडार इसे कहा जाता है, याद रखिए, अन्न का भंडार है ना। इसीलिए कभी भी किसान आंदोलन होती है, देखते हैं आप, तो पंजाब क्षेत्र से, हरियाणा क्षेत्र से, राजस्थान क्षेत्र से ज़्यादा किसान भाई लोग शामिल होते हैं, क्योंकि यहीं किसानों की संख्या ज़्यादा, और सब मजबूत किसान हैं, वो सब एकड़ में और अच्छे पैदावार करने वाले, देश को भोजन खिलाने वाले किसान यहाँ पे रहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर, इस ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की ओर साथियों बढ़ते हैं। ऐसे किसान भाइयों को सलाम, ऐसे किसान भाइयों को जितनी धन्यवाद दी जाए उतनी कम है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है? देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अन्न का भंडार तो पंजाब है, लेकिन चावल भी तो कोई स्पेशल राज्य देता होगा। असम है? नहीं। मध्य प्रदेश? नहीं भाई। तमिलनाडु? नहीं भाई। जिसके बारे में सोच नहीं सकते, पश्चिम बंगाल, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों को भी सलाम, क्योंकि चावल उपजा करके पूरे देश को देते हैं। इसीलिए ऐसे किसान भाइयों को भी सलाम, ऐसे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल की ओर साथियों, सवाल नंबर 9 है साथियों। ये देखिए, ये सवाल है आपका योजना, देखिए क्या सवाल, जरा सा, हाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। देखिए साथियों, ये सवाल है आपका, ये सवाल है साथियों, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? साथियों आप जानते हैं कि हमारे देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय स्थिति इसकी बहुत ही दयनीय थी, और हमें बहुत ही आगे बढ़ना था, बहुत कुछ सुधार करना था। वैसी स्थिति में हमारे देश के जाने माने नेताओं ने विचार किया कि पंचवर्षीय योजना जो है सो उसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। और तब क्या हुआ
कि हमारे देश में जो उत्थान, जो कृषि सबसे ज़्यादा, चूँकि उस समय बहुत ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर थे, इसलिए कृषि को प्राथमिकता देते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम, चूँकि हमारा देश 47 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी से 50 से देश में संविधान लागू हुआ, और तब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लिए 5 वर्ष के लिए लागू किया गया, कृषि को प्राथमिकता दी गई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा चूँकि 56 से शुरू होता है, अर्थात 1956 से 61 तक चला, और तब 1 अप्रैल 1961 से तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई, अर्थात ऑप्शन हमारा एक फर्स्ट बिल्कुल राइट है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1951 से 56 प्रथम, द्वितीय 1956 से 1961 और तृतीय 1961 से 1966 तक चला, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए साथियों, आगे बढ़िए साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर ध्यान ज़्यादा दिया गया था? सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया गया था साथियों? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी चर्चा किए कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि कृषि से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। उस समय ज़्यादा आबादी हमारे देश की कृषि पर निर्भर थी, इसलिए कृषि को सुधारना बहुत ही ज़रूरी था। और भोजन का भी किल्लत था, अन्न का भी किल्लत था, इसीलिए कृषि जो है सो उस समय ध्यान में रखा गया, और इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11 नंबर में साथियों देखिए साथियों, हाँ बहुत ही अच्छा सवाल ये है साथियों। देखिए इसमें कहा जा रहा है जरा सा सुधार कर देते हैं इस पर। देखिए ये आपका 42वें संशोधन है ना, इसको जरा सा साथियों हम सुधार करते हैं। चलिए देखिए ये सवाल है साथियों आपका, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। और देखिए हम चलते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। और साथियों हाँ देखिए इसमें है साथियों, कहा जा रहा है, देखिए ये हमसे जुड़े हुए जो भी शिक्षक महोदय हैं उनसे ये जुड़ा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है? संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राय सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विषय को राय सूची से समवर्ती सूची में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इसमें कृषि नहीं, सिंचाई नहीं, स्थानीय स्वशासन नहीं, शिक्षा को ध्यान में रखा गया। अर्थात लेकिन शिक्षा क्या था पहले? शिक्षा पहले था राज्य सूची में, इसलिए राज्य सरकार अपनी नियम बनाती थी और शिक्षण व्यवस्था को लागू करते हुए आगे बढ़ाती थी। लेकिन ये अब 42वां संविधान संशोधन में इसे ला दिया समवर्ती सूची में। इसीलिए जानते हैं साथियों, आप जानते हैं कि अभी जो बीएड का मामला चल रहा है हमारे देश राज्य का, बिहार का, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बीएड अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है और बीएड में बहाल जो भी शिक्षक हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ी है। तो कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार इसमें नियम बना दी है और इसीलिए राज्य सरकार बार बार जाके रिक्वेस्ट कर रही है, जो कि टीआर फर्स्ट में जो है आप देखे ही थे कि बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला था, इसीलिए समवर्ती सूची में इसे डाल दिए जाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, कुछ न कुछ सुधार हो, अच्छी चीज़ हो, लेकिन ज़्यादा परेशानी बने तो वो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षा। चलिए शिक्षा इसे समवर्ती सूची में डाला गया, और कब डाला गया? 42वां संविधान संशोधन में। अगले सवाल साथियों देखिए राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? साथियों राज्य का सबसे ऊंचा विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है साथियों? अटॉर्नी जनरल नहीं साथियों, सॉलिसिटर जनरल नहीं, विधि विभाग का महासचिव नहीं साथियों, एडवोकेट जनरल होते हैं सबसे विधि अधिकारी। ये उच्चतम विधि अधिकारी हैं एडवोकेट जनरल। चलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर में आइए साथियों, 13 नंबर में आइए, इसमें कह रहा है कि राज्यपाल अगर बनना हो, राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बस यही सवाल है। 25 वर्ष नहीं साथियों, 30 वर्ष नहीं साथियों, 35 वर्ष होनी चाहिए।
35 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है साथियों? राज्यपाल नहीं साथियों, प्रधानमंत्री नहीं साथियों, राज्यसभा नहीं साथियों। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य में 2 विधानमंडल होते हैं, है ना, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है साथियों, कुछ गिने चुने राज्य में, इसमें बिहार में तो है। तो चलिए विधानसभा, चूंकि आप जानते हैं कि ये पूरा राज्य है, गौर कीजिए ये पूरा राज्य है, राज्य में सभी लोग वोट दे करके प्रत्येक क्षेत्र से विधायक को चुनते हैं, प्रत्येक क्षेत्र से विधायक को, सब विधायक यहाँ जब बैठते हैं वो नियम बनाते हैं, अर्थात पूरे राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? यही विधानसभा। सभी विधायक नहीं हैं और प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री को जब भी जवाब देना पड़ेगा विधानसभा के सामने जवाब देना पड़ेगा, ताकि सारे विधायक सुने, और विधायक सुनने के साथ साथ पूरे राज्य की जनता सुने, पूरे राज्य की जनता। यही काम होती है देश लेवल पर भी, लोकसभा में भी आपका देखिए आंसर भी यहाँ दे दूँ, लोकसभा में सभी सांसद बैठे रहते हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री या मंत्री को, या राज्यसभा में मुख्यमंत्री या तो मंत्री को, सबों को राज्यसभा रहे तो विधानसभा के प्रति, और अगर प्रधानमंत्री या ये रहे मुख्यमंत्री रहे तो विधानसभा के प्रति, और प्रधानमंत्री या तो मंत्रीगण जो भी रहे अगर केंद्र सरकार का, तो वो लोकसभा के प्रति। इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, विधानसभा। चलिए देखिए ये सवाल फिर जानदार है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है? नहीं साथी। वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है? नहीं साथी। राज्य का जो भी होगा तो राज्य मंत्री नहीं होगा, वो तो मंत्री होगा, राज्य में होगा। वह राज्य सरकारों के हितों की देखभाल करता है? नहीं साथी, ये भी नहीं। देखिए ये जो है सो थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया। साथियों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वह यहाँ होगा वह केंद्र सरकार का, ये वाक्यांश नहीं होगा, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। साथियों आप जान लीजिए मंत्री केंद्र सरकार में होते हैं कैबिनेट, और एक हो गया ये राज्य मंत्री। तो देखिए राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होते हैं, और कैबिनेट की बैठक में वो कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं, समझिए, लेकिन इनका सहयोगी होंगे, और एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, ये जो है स्वतंत्र होते हैं अपने विभाग का, और ये कैबिनेट में प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अधिकार नहीं है, कैबिनेट की बैठक में इन्हें जाने का राज्य मंत्री को अधिकार नहीं है। अर्थात कैबिनेट वैसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का सहयोगी जरूर है। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन डी आपका आंसर है। आइए साथियों ये भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए, सवाल कितना मजेदार सवाल है। कहा जा रहा है साथियों किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, मान लीजिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री नहीं, राज्य विधानसभा नहीं, राज्य उच्च न्यायालय नहीं, राज्यपाल के परामर्श पर। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिए इसको हम सुधार देते हैं, इसमें फिर वही कहा जा रहा है इसको। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा, हाँ देखिए अब देखिए ठीक दिख रहा है। देखिए कहा जा रहा है लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? साथियों जब स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी तो नैनीताल जेल में या वेरियस टाइप ऑफ जितने भी जेल में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंद थे, तभी वहां से लेटर लिखते थे, बेटी तुम्हें अगर हीरो बनना है तो सूझ को साक्षी मानकर सही काम करना,
है ना। ये भी बेटी भी पूछती पापा हम चलते हैं तो चंद्रमा मेरे साथ साथ क्यों चलता है। कहा जाता है साथियों कि आज अगर हमारे देश के बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहे तो उसमें उनका देन उनके पापा का है। इसीलिए पापा ही उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे हुए, उन्होंने ही जेल में बैठ करके लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, है ना। पापा जो है बेटी के लिए, बेटी भी पापा के लिए लेटर लिखा करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है साथियों। जानते हैं यॉर्कर, गुगली, है ना, इन स्विंग, आउटर स्विंग, है ना, आउट स्विंग, ये सब सारे क्रिकेट से संबंधित होते हैं। LBW लेग बिफोर कैच आउट, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसको जानते भी हैं, हम लोग, हमारे बच्चे भी जानते हैं। अगला सवाल है साथियों, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। बहुत बड़ा नाम है साथियों, ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम है। अर्थात आप जानते हैं कि ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ कहना क्या, इनका नाम ऐसे ही विख्यात है। अगला सवाल साथियों, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। साथियों आप जान लीजिए, सार्क इसे बोला जाता है, सार्क, है ना, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप इसको दक्षेस भी बोला जाता है, दक्षेस इसको बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन शामिल है। भारत तो है साथियों, भारत तो है, और बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। ये 8वां सदस्य बना है अफगानिस्तान। जब 14वां शिखर सम्मेलन जब हो रहा था, 14वें शिखर सम्मेलन कब हो रहा था, 2007 में, है ना, अप्रैल 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन। पहले 7 देश शामिल थे। म्यांमार तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। लेकिन इसके बारे में जान लीजिए साथियों कि दक्षिण एशियाई देशों की सहयोग और कोऑपरेशन के लिए एक संगठन बनी। ये कब बनी थी, 8 दिसंबर 1985 को बनी। और इसमें 7 देश शामिल थे, जिसमें कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये सब, और भारत, ये देश शामिल। लेकिन ये अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बना। और कब बना, ये 2007 में, जब 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी समय 2007 में अफगानिस्तान को भी 8वां शिखर सम्मेलन, 8वां देश बना लिया, सदस्य बन गया। इसलिए कुल सार्क में अभी 8 देश शामिल हैं, लेकिन म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, ढेर सारी बधाई नए साल की आपको। अगर ये 20 क्वेश्चन हम लिए थे, अगर पहली बार हम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उससे जुड़िए। और प्रत्येक शाम 7:30 पर आप हमारे साथ टेलीग्राम में टेस्ट दीजिए। हम सक्षमता परीक्षा के संबंधित ही टेस्ट लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अब हम SCERT बुक से लेने वाले हैं। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लेकिन अब हम SCERT बुक और NCERT बुक से लेने वाले हैं। हमने 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 तक हम सवाल लेंगे। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ अगले वीडियो के साथ पुनः हम हाजिर होते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दही चूड़ा तिलकुट मजे से खाइए। चलिए साथियों, ढेर सारी बधाई आपको। जय हिंद साथियों, जय भारत।